हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। हम लोगों ने कल इन्फ्लेशन कंप्लीट करना था। लास्ट क्लास में इन्फ्लेशन चल रहा था हम लोग का। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पे आके डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ओके, स्टैगफ्लेशन सिचुएशन क्या है इस पे स्टडी करेंगे। बेसिकली जो स्टैगफ्लेशन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द, यानी कि एक है स्टैग्नेशन और दूसरा है इन्फ्लेशन। एक है स्टैग्नेशन, दूसरा है इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब तो हमें पता है, चलिए ठीक है, प्राइस राइज। ओके, महंगाई यानी कि प्राइस राइज, प्राइस का बढ़ना। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन? स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, या स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैग्नेंट? जनरली हम लोग बोलते हैं हमारी लाइफ बड़ी स्टैग्नेंट हो गई है। स्टैग्नेंट का मतलब क्या है? रुकी हुई लाइफ, बिल्कुल कहीं ना कहीं, वेयर देयर इज नो प्रोग्रेस। वेल डन। ओके, रुका हुआ, थमा हुआ। बोलते नहीं है यार, ये देखो पानी ना स्टैग्नेंट हो गया है, एक ही जगह पर रुका हुआ है। लाइफ बड़ी स्टैग्नेंट हो गई है। जो मार्केट है बड़ा स्टैग्नेंट हो गया, इट्स नॉट स्टेबल। ओके प्रीति, इट इज नॉट स्टेबल। ओके, रुका हुआ, धीमा, सुस्त कहेंगे हम लोग इसे। ओके, अब दोस्त ये समझने की जरूरत है कि अगर एक देश जो कि स्टैग्नेशन वाली सिचुएशन में है, बिल्कुल सुस्त है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, लो है। इकोनॉमिक ग्रोथ लो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हाई चल रहा है मेरे दोस्त, टॉप लेवल पे, टॉप लेवल पे चल रहा है। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट कहीं काफी, जैसे भारत की स्थिति अभी कुछ वक्त पहले थी। ठीक है, और इवन अभी भी बोल सकते हैं हम लोग कि दोस्त इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बिल्कुल लो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई है, उसी दौरान महंगाई भी बाजार में बनी रहे, तो ये सिचुएशन आपकी क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। ये सिचुएशन आपकी क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन। तो when inflation and recession both remain together, such condition is called stagflation। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कि आपका रिसेशन एंड इन्फ्लेशन दोनों रहे, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैगफ्लेशन। और इस सिचुएशन में होता क्या है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है या स्टडी रहती है। आप यूं समझ लीजिए कि जैसे अभी हम लोगों ने देखा था, कोविड का टाइम आया था, तब हमारे जो हम लोग रिसेशन के दौर में आए थे, रिसेशन के दौर में आए थे कि नहीं आए थे? अब उसी दौरान जैसे पाकिस्तान से, चाइना से हमारे संबंध कितने बिल्कुल गड़बड़ चल रहे, और चाइना से युद्ध हो गया होता। सोचिए, चाइना से यार अरुणाचल प्रदेश में तो क्लैशेस हुए ना, काफी क्लैशेस हुए। अब ऐसे में अगर हम लोग के बीच में वॉर छिड़ जाता, तो प्रैक्टिकली सोचिएगा सिचुएशन क्या होती। ट्रेड रुक जाता, अभी दूसरे देशों से भी ट्रेड रुक जाता। ठीक है भाई, ऑब्वियसली जब युद्ध चल रहा है तो बाकी सारी चीजें तो रुकेंगी ना। अब हो सकता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम लोगों के लिए जो मिल रहे थे उसमें भी प्राइस राइज हो जाते, पेट्रोलियम प्रोडक्ट उसके राइज हो जाते, तो भारत में इन्फ्लेशन आता कि नहीं, महंगाई तेजी से बढ़ती कि नहीं बढ़ती? आयुषी सोचो थोड़ा, वाली स्थिति सोचिए, कंगाली में आटा गीला। कंगाली में आटा गीला, वो होता क्या है मेरे दोस्त, कि जिंदगी में वैसे ही हालत स्थिति बदतर चल रही है, और ऊपर से एनआरए सीटी और आ जाए, है ना, है ना। कंगाली में आटा गीला, वैसे ही खराब खराब चल रहा है, और एनआरए सीटी आ जाए, आदमी सोचता रहेगा अरे यार आईबीपीएस का एक साल और कैलेंडर आ जाता तो सही रहता। तो दोस्त ऐसी सिचुएशन जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वेरी लो। ओके दोस्त, देश रिसेशन के दौर से गुजर रहा है, उसी के पैरेलल जब उसको इन्फ्लेशन फेस करना पड़ रहा है, तो ये भाई क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन। असल में ये वर्ड तब निकल कर आया था जब एक बार हुआ था, गल्फ क्राइसिस हुए थे। गल्फ कंट्रीज वो जो कि दूसरे देश को तेल बेचते हैं, तो वहां पर जब युद्ध हुआ, वहां पर जब गल्फ क्राइसिस हुए, तो ऐसे में क्या हुआ कि दूसरे देशों में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई थमी, और फिर होगा क्या? प्राइस राइज होंगे, प्राइस राइज होंगे तो इन्फ्लेशन आएगा। तो हुआ क्या, रिसेशन के दौर से तो गुजर ही रहे थे, और फिर दोस्त ये इन्फ्लेशन के दौर में भी हम लोग आ गए। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? फाइन, कोई दिक्कत? तो स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन क्लियर है? तो एक जरा एमसीक्यू, एक दो एमसीक्यू पे आते हैं। इन्फ्लेशन इज द सिचुएशन व्हेन, कब इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब होती है? जब, पढ़िए रहा,
जगदीश पांडे नहीं। ये सब रीनेम हो जाएंगे आपके, जो रेगुलर उनको पता है। ठीक है, इन्फ्लेशन इज सिचुएशन व्हेन प्राइस ऑफ सम गुड्स राइज, जनरल प्राइस लेवल राइजेस कंटिन्यूअसली, प्राइस डबल एवरी ईयर, प्राइस राइज एंड फॉल। तो मेरे भाई आंसर क्या बनेगा? जब निरंतर प्राइस में वृद्धि होती है इसे हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय इनहेंस्ड वेजेस ऑफ लेबर इज कॉल्ड, जब मजदूरी में वृद्धि की वजह से इन्फ्लेशन आता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन कौन सी सिचुएशन होती है? स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन भाई ये वो सिचुएशन होती है जिसमें कि हाई इन्फ्लेशन होता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हाई इन्फ्लेशन, हाई हाई अनएम्प्लॉयमेंट। भाई ये सी कौन कह रहा है? सी क्यों बोल रहा है? लो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। हाई अनएम्प्लॉयमेंट मतलब समझ रहे हो ना, देश रिसेशन के दौर से गुजर रहा है और तभी इन्फ्लेशन भी आ जाए, हाई इन्फ्लेशन आ जाए तो ये अपनी स्टैगफ्लेशन बन जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो स्टैगफ्लेशन क्लियर हो गया भाई। अब जरा बढ़ते हैं, कुछ और इन्फ्लेशन पे आते हैं। इस पे आओ, कोर इन्फ्लेशन पढ़ो पहले। ब्रजेश सिंह जो आईडी से मैम है, मैंने अभी आपको अनम्यूट किया, जरा इसका मेरे को एक्सप्लेनेशन दीजिए। मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। आपको मैंने अनम्यूट किया है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, माइक थोड़ा दूर रख के बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर इन्फ्लेशन? कोर इन्फ्लेशन मतलब सर, इसके जो प्राइसेस है वो गुड, हाँ, मतलब जो प्राइस ऑफ, और अदर गुड्स एंड सर्विसेज अदर देन एनर्जी एंड फूड, मतलब इस और सभी की अपेक्षा ये ज्यादा मतलब अच्छा होगा। सब कुछ सर समझ नहीं आया अभी। अच्छा ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं। आयुषी पांडे, अनम्यूट आयुषी पांडे। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून, आंसर दीजिए इसका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर इन्फ्लेशन? जी सर, गुड्स एंड सर्विसेज के अकॉर्डिंग, मतलब एनर्जी और फूड अदर देन के अकॉर्डिंग जो प्राइस में है मार्केट में, इसका कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है, इंक्रीज होता जाना। समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। सर, प्राइस में कंटिन्यूअस उसका इंक्रीज होता जा रहा है किसका मार्केट में। इंक्रीज होता जा रहा है? ऐसा किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का। तो नॉर्मल इन्फ्लेशन से कोर इन्फ्लेशन कैसे अलग है? हम्म, चलो कोई नहीं, ओके फाइन। हैप्पी सिंह रेडी?
आंसर हैप्पी सिंह। ये तेरे पीछे उनको बोल जरा कपड़े बाद में सही कर ले भाई। हाँ, अनम्यूट कर अपने को। व्हाट इज हाउ कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन्फ्लेशन? कोई एक्सप्लेन कर सकता है मेरे को? सुशांत। सुशांत बताओ, अनम्यूट किया मैंने। कोर इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन कैलकुलेट होगा, लेकिन फूड और एनर्जी वाले सामान को छोड़ करके। मतलब जैसे हम लोग अभी तक इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते थे, उसमें फूड एंड एनर्जी को भी तो ले रहे थे। तो फिर यस सर। कोर इन्फ्लेशन में क्या फूड एंड एनर्जी वाले आइटम को नहीं लेंगे? जैसे महंगाई कैलकुलेट कर रहे हैं तो गिलास ले रहे हैं, बॉटल नहीं ले रहे, तो उन्होंने क्लियर बोल दिया बॉटल नहीं लेनी है, सिर्फ ग्लास ग्लास के आधार पर महंगाई बताओ। क्या यही मतलब है? यस सर। मतलब कोर इन्फ्लेशन मतलब ऐसा इन्फ्लेशन जिसमें कि मतलब फूड फूड एंड एंड फ्यूल एनर्जी को, को इंक्लूड फूड नहीं एंड करना है। एनर्जी को नहीं ले रहे। तो ये बता भाई यार, ये सही है? तू जो नहीं, सब्जी बिल्कुल नहीं लेकर सर। आ रहा है, या तू मोमोज खा रहा है, या तू बर्गर खा रहा है, उसके प्राइस बढ़ेंगे तो क्या महंगाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। जो तू बाइक से घुमा रहा है, बाइक में जो पेट्रोल खर्च हो रही है, उससे महंगाई नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सर। होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कि कोर इन्फ्लेशन आपको एग्जैक्ट फिगर देगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब कोर इन्फ्लेशन यही तो कह रहा है कि इन दोनों को हटा दो। इसका मतलब सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के आधार पर आप बोल रहे हो महंगाई है। भाई आपने फ्यूल हटा दिया, फूड हटा दिया, तो बचा क्या? मैन्युफैक्चर्ड ही तो बचा। मैन्युफैक्चर्ड ही तो बचा, सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड के आधार पर महंगाई कहना सही होगा? नहीं। बताओ। इसका मतलब ये सरकार जो कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रही है, कर तो रही है, चलिए बढ़िया, बट ये गलत है ना भाई। प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप फ्यूल एंड पावर को नहीं लोगे, फ्यूल एंड फूड को नहीं लोगे, तो फिर महंगाई कैलकुलेट करना। एक मिनट यार। क्लियर है भाई ये वाली इन्फ्लेशन? अब जरा इसे एक बार पढ़ना, जो सुशांत ने बोला, जो मैंने बोला, उसके बाद इसे पढ़ो। कोर इन्फ्लेशन रेफर्स टू राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तक तो ये पढ़ते आए थे, बट अदर देन व्हाट? अदर देन एनर्जी एंड फूड। जब कभी इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते टाइम आप एनर्जी और फूड को नहीं कंसीडर करते हैं, ओके, दिस बिकम व्हाट गाइस? इट इज कॉल्ड कोर इन्फ्लेशन। ये आपका कोर इन्फ्लेशन कहलाता है। ठीक है, कोर इन्फ्लेशन ये आपका कहलाता है। इट शोज राइज इन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग एनर्जी एंड जो फूड आर्टिकल। जो एनर्जी और फूड आर्टिकल है, जो एनर्जी और जो फूड आर्टिकल है, उसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी प्राइस राइज आ रहा है उसको कंसीडर किया जाता है। क्लियर हुआ ये? ओके। इन इंडिया इट वाज फर्स्ट टाइम यूज इन फाइनेंशियल ईयर 2000-2001। 2000-2001 की बात थी, तो जब गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वी आर अंडर कंट्रोल, हम अंडर कंट्रोल है। तो यार क्या सच में अंडर कंट्रोल थे? प्रैक्टिकली सोचो, विपक्ष ने हंगामा काट दिया, कह रहे क्या पागल बना रहे हो क्या बे? कोर इन्फ्लेशन के आधार पर महंगाई बता रहे हो? सिर्फ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, जो एक व्यक्ति की नेसेसिटी है, फूड, उसकी बात करो ना। एक फ्यूल की बात करो ना, जिसका कंजम्पशन हो रहा है, क्या उसको कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए? बताइए मित्रों। पूजा ग्रोवर बताइए, नहीं किया जाना चाहिए? तो ये सरकार गलत कर रही थी ना 2000 और 2001 में। कह रही है कि हम भाई साहब कंट्रोल कर लिए इन्फ्लेशन, कंट्रोल कर लिए इन्फ्लेशन। कैसे कर लिए कंट्रोल इन्फ्लेशन भाई? जब फ्यूल एंड पावर को जब तुम ले ही नहीं रहे हो, फूड को ले ही नहीं रहे हो, तो कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिए? तब सरकार का विपक्ष ने काफी दोस्त वो कहा कि यार तुम गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, आप इस वाले वर्ड को यूज नहीं कर सकते, अंडर कंट्रोल। क्योंकि 2000-2001 में जब इस वर्ड का इस्तेमाल किया कोर इन्फ्लेशन, तो उस टाइम तो काफी हंगामा कटा कि भाई यार एनर्जी और फूड को कंसीडर ही नहीं कर रहे, उसका तो कंजम्पशन बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ आपने जो भी मैन्युफैक्चर गुड्स है उसके प्राइस को ले लिया, और उसी के आधार पर कह दिया कि आप अंडर कंट्रोल चल रहे हो। समझ में आ रहा है? और फिर आगे एक्सपर्ट जो थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि फूड आर्टिकल और एनर्जी को इन्फ्लेशन से आउट करना सही नहीं है। कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल आइटम फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन। जो मेन इन्फ्लेशन होता है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, जब उसमें से आप फूड एंड फ्यूल आइटम को हटा दे तो ये आपका कोर इन्फ्लेशन बन जाता है। क्लियर हुआ? ब्रजेश सिंह, अब समझ में आया बेटा? ओके। अब जरा इसको पढ़ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन को।
सिंपल है यार, हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी कि जो अभी टोटल इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जा रहा है वो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन है। इकोनॉमी में हेडलाइन इन्फ्लेशन फिगर इंक्लूड इन्फ्लेशन इन बास्केट ऑफ गुड्स दैट इंक्लूड कमोडिटीज लाइक फूड एंड एनर्जी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कोर इन्फ्लेशन जो कि फूड एंड एनर्जी को एक्सक्लूड करता है। इसमें सब कुछ आएगा। इन सीपीआई इज कॉमन मेजर ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन। और जो सीपीआई के आधार पर इन्फ्लेशन कैलकुलेट हो रहा है उसी को हम लोग हेडलाइन इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया पूजा ग्रोवर? ये तो सिंपल है। हेडलाइन इन्फ्लेशन मेन इन्फ्लेशन हो गया जब इसमें से फ्यूल एंड पावर को हटा दिए सम्राट कुमार, तो हमारा क्या बच जाएगा? ये अपना कोर इन्फ्लेशन बन जाएगा। क्लियर हुआ ये नवनीत कौर? फाइन। अब चलो देखो बॉटल नेक इन्फ्लेशन पे आते हैं। नेहा भारती बेटा क्लियर हो रहा है? नहीं आपकी आवाज नहीं आएगी, सिर हिलाना पड़ेगा आपको। नहीं क्लियर हुआ? नवनीत कौर क्लियर नहीं हुआ भाई? ओके फाइन। यार ये बॉटल नेक पढ़ो। सुमित ठाकुर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉटल नेक इन्फ्लेशन? डन। जरा पढ़ो इसे। असल में it is inflation take place when supply fall drastically and demand remain at the same level. चलिए डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। हम लोग इन्फ्लेशन के दौर में तो चल ही रहे थे, बट ऑल ऑफ सडन क्या हुआ? सप्लाई गिर गई। क्या डिमांड बढ़ी? सप्लाई डिमांड वही थी, बट हुआ क्या? सप्लाई गिर गई। भाई खरीदने वाले क्या थे? 100 लोग थे, बट बेचने वाले जहां पर 20 थे 19 गायब हो गए, मात्र बचे कितने? एक। तो फिर वो एक प्राइस औने पौने देगा कि नहीं देगा बताओ? समझो सप्लाई एकदम से गिर गई बट डिमांड नहीं गिरी। डिमांड तो वही है, डिमांड तो वही है, बट हुआ क्या? जो सप्लाई है वो यहां से हटके आपकी यहां पर आ गई है। तो ये डिमांड खुद में बड़ी लगने लगी ना, ये डिमांड खुद में बड़ी लगने लगी। तो ऐसी सिचुएशन कहलाती है बॉटल नेक इन्फ्लेशन। एक ऐसी स्थिति जहां पर सप्लाई के ड्रास्टिकली गिरने की वजह से महंगाई आती है। तो यूं भी कह सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड बढ़ गई ना एकदम, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, या फिर बेटा बॉटल नेक इन्फ्लेशन। तो ये इट इज अ इन्फ्लेशन टेक प्लेस व्हेन सप्लाई फॉल ड्रास्टिकली एंड डिमांड रिमेन एट द सेम लेवल। डिमांड सेम लेवल पे, सप्लाई एकदम से गिर गई तो डिमांड तो खुद में बड़ी लगने लगेगी। इट दिस क्रिएट एक्सेस डिमांड इन द इकोनॉमी। इससे क्या होगा? एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में क्रिएट होगी एंड सप्लाई कैन नॉट मैच विद इट एंड दस प्राइस राइज। भाई सप्लाई एकदम से गिर गई, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा? एकदम से प्राइस बढ़ जाएगा। सच सिचुएशन अराइज ड्यू टू सप्लाई साइड एक्सीडेंट, और ये हमेशा सप्लाई साइड एक्सीडेंट की वजह से बॉटल नेक सिचुएशन आती है, या मिसमैनेजमेंट की वजह से। इसे हम लोग स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। हो सकता है शायद यूं एक बार के लिए हो जाए कि जैसे अभी जो किसान है उन लोगों ने फसल की और एग्रीकल्चर हुआ, समय मतलब मौसम खराब होने की वजह कोलैप्स हो गया, तो मार्केट में सप्लाई एकदम से डाउन होगी कि नहीं होगी? मार्केट में सप्लाई साइड एकदम से डाउन होगा कि नहीं होगा? अभी अनाज ही अवेलेबल नहीं है बाजार में और डिमांड तो है, भाई लोग खाएंगे क्या? फिर क्या होगा? एकदम से बॉटल नेक सिचुएशन आ जाएगी। बॉटल नेक सिचुएशन वो नहीं होता त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, कैसे इसकी पूर्ति की जाए? सपोज करो 2 तारीख की जगह 3, अभी 23 तारीख को एसबीआई पीओ मेंस हो जाए, तो बॉटल नेक सिचुएशन है कि नहीं? त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे, भाई 3 दिन में कैसे करंट अफेयर 6 महीने का करेंगे, बॉरियर कैसे करेंगे, फाइनेंशियल कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे? तो तुम लोग परेशान हो जाओगे ना। हुआ क्या? क्या तुम्हारी वजह से कुछ हुआ? नहीं। डिमांड साइड की वजह से कुछ नहीं हुआ, सप्लाई साइड की वजह से हो गया। ओके सिंपल, मेरी बात समझ में आ रही? बॉटल नेक सिचुएशन मतलब जब सप्लाई एकदम से गिर जाए बट डिमांड तो वहीं पर है, तो डिमांड खुद में बड़ी लगने लगेगी, प्राइस राइज हो जाएगा। इसी को हम लोग स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है भाई, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्लियर हो गया। अब आते हैं एक और पे, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स। पहले पढ़ते होलसेल प्राइस इंडेक्स को, जरा ऐसे पढ़ो।
ये खत्म हो यार 2 तारीख का पेपर, लिटरली आ रहा हूँ, एग्जॉस्ट हो गया हूँ मैं, छुट्टी चाहिए 2-3 दिन की, नॉन स्टॉप काम 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 काम। होलसेल प्राइस इंडेक्स और इसको समझते हैं जरा, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, इसमें जो प्राइस राइज होते हैं सिर्फ गुड्स के होते हैं, मतलब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है सिर्फ गुड्स को कंसीडर करता है ये। क्या गुड्स ही कंसीडर होने चाहिए, सर्विस कंसीडर नहीं होनी चाहिए? सीताराम सर बताइए, क्या सिर्फ गुड्स ही कंसीडर होने चाहिए महंगाई कैलकुलेट होने होते टाइम? क्या सर्विसेज कंसीडर नहीं होनी चाहिए? भाई सर्विसेज भी तो कंसीडर होनी चाहिए। तो सीपीआई में गुड्स भी कैलकुलेट किए जाते हैं, गुड्स के आधार पर महंगाई, और सर्विसेज भी। पहले भारत में जो डब्ल्यूपीआई का आधार, जो महंगाई को आधार माना जाता था, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को माना जाता था। अब डब्ल्यूपीआई को ना मानते हुए, उसका कारण यहां पर सिर्फ ये है कि ये गुड्स तक लिमिटेड है, यहां पर ये गुड्स के अलावा सर्विसेज तक भी लिमिटेड है मेरे भाई। और इसलिए अब जो महंगाई कैलकुलेट की जाती है वो सीपीआई के आधार पर कैलकुलेट की जाती है। मैंने बताया भी था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का टारगेट है सीपीआई को 4% पर रखना, +2% -2%। ओके, +2% और -2%, समझ में आ रही है मेरी बात? +2% -2%। ओके, तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने डिसाइड किया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसे 4% पर रखिए। मैक्सिमम 2% हो सकता है, यानी कि 4% से ये 6% जा सकता है, इसको बोल दिया अपर टॉलरेंस लेवल। और ये मिनिमम जा सकता है 2%, इसे बोल दिया लोअर टॉलरेंस लेवल। बट इससे कम नहीं जाएगा और इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर इससे ज्यादा जाता है तो ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, हमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की जरूरत है। बट दोस्त, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की बात करें तो डब्ल्यूपीआई में क्या कमी थी? यहां पर सिर्फ गुड्स को लिया गया, यहां गुड्स और सर्विसेज दोनों को लिया गया। डब्ल्यूपीआई से एक बात बताओ, सिर्फ एक वस्तु या दो वस्तु के आधार पर हम लोग कह सकते हैं महंगाई आ गई? प्रकाश ये बता, कल मैं वॉरियर के प्राइस बढ़ा दूं तो क्या बाजार में महंगाई आ जाएगी? है, बता, क्या मैं मतलब मैं इतना बड़ा बंदा बन गया कि भाई मेरे वॉरियर से देश कंट्रोल हो रहा है, महंगाई आ रही है? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो कम से कम हमें कुछ ना कुछ तो आर्टिकल रखने चाहिए गिने चुने, जिनके बेसिस पे हम लोग कहें महंगाई। तो इन्होंने क्या किया कि डब्ल्यूपीआई की एक बास्केट बनाई, इसमें 697 आर्टिकल रखे। अगर ये 697 आर्टिकल के प्राइस बढ़ते तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन है, और इनके प्राइस कम होते तो बोलेंगे हम लोग कि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है। ओके, उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे तो हम बोलेंगे कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है। तो मतलब टोटल डब्ल्यूपीआई में कितने आर्टिकल है? टोटल डब्ल्यूपीआई में कितने आर्टिकल है? 697। इसे जरा पढ़ते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये डब्ल्यूपीआई मेजर चेंजेस इन कमोडिटी प्राइसेस एट द स्टेजेस बिफोर गुड्स रीच टू रिटेल लेवल। हम तक पहुंचने से पहले जब गुड्स के प्राइसेस में जो चेंजेस है उनको कंसीडर किया जा रहा है, तो ये कहलाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब आप जनरली कभी कभी सामान खरीदने होलसेलर के पास भी तो जाते होंगे रादर देन रिटेलर के, क्योंकि होलसेलर आपको सस्ता दे देता है। और होलसेल पर अगर प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं तो क्या वो सही है? भाई जो उपभोक्ता बहन कर रहा है या उपभोक्ता जो पे कर रहा है, असल में वहां पर महंगाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जहां पर यार हम लोग अभी ये गिलास खरीद कर हम लोग लेकर आए, वहीं पर ही तो देखना चाहिए कि महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है। या जो दुकानदार खरीद के ला रहा है तब उस पर देखना चाहिए कि महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है। जहां पर हम, तो असल में होता क्या था, पहले डब्ल्यूपीआई पे कंसीडर करते थे, अब किस पे करते? सीपीआई पे। बट डब्ल्यूपीआई में क्या किया जाता था कि जब भी कमोडिटी के प्राइसेस रिटेल लेवल तक पहुंचने से पहले अगर चेंजेस हो रहे हैं तो उसको कंसीडर किया जाता है। प्राइस में भी दो वो प्राइस हो सकते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर से चार्ज करे या होलसेलर ने रिटेलर से चार्ज करें, ये डब्ल्यूपीआई में कंसीडर किया जाता है। डब्ल्यूपीआई के तहत टोटल कितने आर्टिकल हैं? 697, 697 आर्टिकल हैं। 697, इसमें प्राइमरी आर्टिकल कितने? 117 है। फ्यूल एंड पावर कितना? 16, एंड 564 इसमें मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल है। समझ में आ गया ये? क्लियर हो गया भाई?
क्लियर है इतना सभी के? अभिषेक तू अनम्यूट है। टोटल कितने आर्टिकल हैं? टोटल आर्टिकल कितने हैं? अपने को अनम्यूट कर अपनी तरफ से। टोटल आर्टिकल कितने हैं? 697। 697। प्राइमरी कितने हैं? 117। क्या? फ्यूल एंड पावर? प्राइमरी सर 117। और फ्यूल एंड पावर 16। पक्का? इसमें कंफ्यूजन है सर। तो कंफ्यूजन क्या, जब पढ़ा रहा था तब कहाँ चला गया था? फ्यूल एंड पावर सर 117 है। डाटा फ्यूल एंड पावर 117 है। नहीं, प्राइमरी सर 117 है। और फ्यूल एंड पावर 16 है। सर इसमें कंफ्यूजन है नहीं। काय का तेरा कंफ्यूजन? मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सर ये भी नहीं देख नहीं पाए। क्या सत्यनारायण की कथा चल रही है क्या इतनी देर से, जो तू सुन नहीं रहा है बैठ के? क्या मजाक चल रहा है क्या? कहाँ दिमाग लगा रखा है तूने? सामने चीज चल रही है और उसको ही नहीं दिमाग लगा रहे हो। टोटल 697 है, प्राइमरी 117 है, 16 फ्यूल एंड पावर है, 564 मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है। ओके, 64 इसमें मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हो गए। अब इसमें अगर इन 697 के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो हम कहेंगे महंगाई कंट्रोल है। इनके प्राइस ऑन एन एवरेज उतनी तेजी से नहीं बढ़ते तो फिर यहां पर डिसइंफ्लेशन भी आपको देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? इसी का जो बेस ईयर है वो 2011-12 है और इसको जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और उसके तहत ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये याद रख लेना, डीपीआईआईटी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के तहत इसे जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग यहां पर सीपीआई पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसे पढ़िए। पूजा वहां से हम लोग प्राइस लेते हैं, उस दौरान क्या प्राइस थे, फिर उसका वेटेड एवरेज के आधार पर हम लोग करते हैं इसको कैलकुलेट। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये एक इंडेक्स होता है जिसमें कि गुड्स एंड सर्विसेज के एवरेज प्राइस को लिया जाता है जो कि हमारे द्वारा परचेज किए गए, परचेज बाय द डोमेस्टिक कंज्यूमर। इसका बेस ईयर 2012 है और इसको भी जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी मंत्रालय, उसके तहत नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड। ठीक है, ये जरूर याद रखना, ये तीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड, रूरल में 448 आर्टिकल, अर्बन में 460। जो मैं तुम्हें मंथली पढ़ाता नहीं हूं, मंथली जो पढ़ाता हूं वो कंबाइंड वाला पढ़ाता हूं कि सीपीआई सितंबर में इतना रहा, अक्टूबर में इतना रहा, नवंबर में इतना रहा। ओके, इसी तरीके से जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए भी कैलकुलेट किया जाता है, एग्रीकल्चरल लेबर के लिए भी, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज के लिए भी और रूरल लेबरर्स के लिए भी ये कैलकुलेट किया जाता है। इसको जरूर याद रखना। मैं तुम्हें एक रेट दिखाता हूं, अभी जो अपडेटेड लिस्ट हम लोग के पास है, अभी तक जो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का जो डेटा रहा है। देखो तुम लोगों को एक एक्सेल की फाइल दिख रही होगी, सामने विजिबल होगी, दिखी क्या? एक एक्सेल की सीट दिख रही होगी। यस यस यस, ओके फाइन। अब जरा इसका देखो, जनवरी महीने में, अरे यार कहां भाग गया, तो जनवरी महीना रहा है, इसमें ये था डेटा डब्ल्यूपीआई सीपीआई का। अक्टूबर का रिसेंट का देख लो, नवंबर का भी आ चुका है, 12.54 एंड 4.48। ये डब्ल्यूपीआई 12.54 था, 4.48 रहा था अपना सीपीआई। देखो सीपीआई 2 महीनों में, 2 महीनों में, यानी कि मई और जून में, इन 2 महीनों में अगर आप निकालते हैं
तो इसमें आप देखेंगे कि ये 6% से भी ज्यादा चला गया था, 6% से भी ज्यादा, अपर टॉलरेंस लेवल से भी ज्यादा चला गया था, फिर उसके बाद ये डाउन होता चला गया। ठीक है, ये मंथली पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेगा कि इस महीने में सीपीआई कितना था, इस महीने में डब्ल्यूपीआई कितना है, इस महीने में सीपीआई कितना था, इस महीने में डब्ल्यूपीआई कितना है। तो आई होप यार ये क्लियर होगा, सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या, किसमें कितने आर्टिकल है, कौन किसको जारी करता है। फाइन, क्लियर है भाई ये, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, ये हम लोगों का इन्फ्लेशन का टॉपिक कवर होता है। डब्ल्यूपीआई अभी भी कवर क्यों करते हैं बेटा, उससे भी यहाँ पर डेटा यूज किया जाता है कि गुड्स गुड्स के प्राइजेस कैसे बढ़ रहे हैं। ओके, सीपीआई मॉस्पी करता है, हाँ जी सीपीआई मॉस्पी करता है। अब हम लोगों का जो टॉपिक बचा है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बजट। ठीक है, बजट के बाद हम लोग पढ़ेंगे मनी मार्केट, और फिर मनी मार्केट के बाद पढ़ेंगे हम लोग कैपिटल मार्केट। ठीक है, बजट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उसके बाद आएंगे एनपीए, एनपीए के बाद प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, और प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन सॉरी एनपीए, फिर बेसिल नॉर्म्स, फिर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देन फिर रहेगा फॉरेन ट्रेड, और फिर इसके बाद रहने वाला हमारा लास्ट दोस्त नेशनल इनकम। ठीक है, केवाईसी नहीं हुआ, वो केवाईसी भी कराना है मुझे, अभी वो नाबार्ड वाला भी पोर्शन कराना है, उसकी घबराने की जरूरत नहीं है। मनी मार्केट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, अच्छा सॉरी यार, अभी स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन रह गया, माफ करना मेरे भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको पढ़ लेते हैं जरा। अच्छा, तुम में से ऐसे कितने लोग हैं जो बचपन में छोटे थे, जब पैदा हुए थे, जब छोटे थे? ऑलमोस्ट सभी, ऑलमोस्ट सभी यार, सभी छोटे होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं होता भाई बड़े बड़े होते हैं, सभी छोटे थे। ठीक है, जब जन्म हुआ था, हम हैं कोई भी है, सब छोटे ही होते हैं। अच्छा, ये होता है कि तुम लोग जब बचपन में छोटे थे, तो जब पहले दिन जन्म हुआ था, तुम पहले दिन ही घूमने के लिए निकल गए थे, लॉन्ग ड्राइव पे चल, ऐसा तो नहीं हुआ होगा? काफी दिन तुम लोगों ने बेड पे भी रहे होगे, है ना? फिर उसके बाद धीरे धीरे बेड से उतरने लगे होगे, फिर माँ का पापा का पैर पकड़कर रेंगते रेंगते चलना स्टार्ट किया होगा। वो स्टेजेस रही होंगी ना, यूं यूं करके चलते होगे, फिर पैर पकड़ के उठने की कोशिश करते होगे, एक दो बार गिर जाते होगे, फिर बहुत गंदे तरीके से रोते होगे। हम लोग सभी लोग उस वाली सिचुएशन में रहे हैं। ओके, अब फिर धीरे धीरे हम लोग वॉकर के थ्रू चलना स्टार्ट करते हैं, फिर चलने लगते हैं धीरे धीरे, फिर दौड़ने भी लगते हैं, फिर उछलने लगते हैं, और एक दिन भाग जाते हैं, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? मतलब एक दिन भागने, हाँ भावना, पूरा मुंह खोल ले, बच ना जाए, सारा सारा ब्रह्मांड दिखा दियो तू कैमरे में ही। झमाई ले रही है कैमरे के सामने, फिर सबको नींद आएगी, इसको ब्लॉक कर दिया जाए, बताओ? हैं, ये महापाप कर रही है सबके सामने बैठ के। अब जरा सुनो, यहाँ से वो खुद ही चली गई क्या? मजाक कर रहा था बेटा मैं। ठीक है, अब ये स्टेजेस देखो हो क्या रहा है, ये स्टेजेस धीरे धीरे तो बढ़ रहे हैं, ये धीरे धीरे तो बढ़ रहे हैं मेरे भाई। सर वो बचपन भी क्या बचपन था, हाँ वो बचपन भी क्या बचपन था। अब जरा सुनो ध्यान से, शुरू में आप कौन सी स्टेजेस में होते? रेंगने वाली, क्रिपिंग स्टेज में। ये क्या है? ये आपकी लाइफ का ग्राफ है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे जब इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता है ना, इन्फ्लेशन का जब रेट बढ़ता है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन, ये बेसिकली परसेंटेज के फॉर्म में देखी जाती है। वैसे हमारी लाइफ की भी तो स्टेजेस होती हैं, बचपन का दौर, फिर किशोर अवस्था आ जाती है, फिर आप दोस्त एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, फिर सुपर एडल्ट हो जाते हैं, तो ये आपकी स्टेजेस ही तो चल रही हैं। ठीक है, ऐसी स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन है, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन। ओके, अब जरा देखना, अलग अलग इकोनॉमिस्ट अलग अलग परिभाषा देखते हैं। आरबीआई ने तो कह रखा है कि 2 से लेकर अगर 4-6% तक है, तो ये अपने लिए मेरे दोस्त अच्छा है, 4% के आसपास हमें इन्फ्लेशन रेट रखना है। क्रिपिंग इन्फ्लेशन होता है 0 से 3%, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन या जिसको रनिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं, ये बेटा आपका 3 से 10%, गैलपिंग इन्फ्लेशन 10 से 20%, और हाइपर इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा जब होता है। ठीक है, समझ में आया भाई? ये क्लियर हुआ ये? ट्रॉटिंग, क्रिपिंग इन्फ्लेशन मतलब 0 से 3%। अब यार ये तुम कहोगे यार सर आप तो ये पढ़ा रहे हो, किसी दूसरी बुक में कुछ लिखा है, तो अलग अलग कोई, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं कि छप गया बदल नहीं सकता। तो हर एक इकोनॉमिस्ट अपने आधार पर परिभाषा देता, बट स्टेजेस से यूं ही चलती हैं। पहले क्रिपिंग इन्फ्लेशन होता है, उसके बाद फिर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, जिसको रनिंग या वॉकिंग इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, फिर थोड़ा तेजी से जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, गैलपिंग इन्फ्लेशन, जब डबल डिजिट में ये आ रहा है, और उसके बाद फिर ये हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है?
क्लियर है? तो अपन तो ये कह सकते हैं कि भाई क्रिपिंग इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए सही है, क्रिपिंग तक चल रहा है, 3% तक बढ़िया है, 3-4% तक, फिर भी आरबीआई ने कहा है कि 4% तक इन्फ्लेशन हो तो इकोनॉमी के लिए फेवरेबल है, 4% इवन 2% तक भी जाते तो बढ़िया है, 6% तक ठीक है, लेकिन उससे ऊपर जाता है तो अब हमें सिचुएशन कहीं ना कहीं कंसीडर करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत पड़ती है। क्लियर हो रही है? परसेंटेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। इसलिए जनरली मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया कि चीजें तुम्हारे समझ में आ जाए। आकांक्षा क्लियर हुआ ये? सीताराम सर, पूजा ग्रोवर, ब्रजेश, डार्क प्रिंस, अभिषेक, नवनीत कौर, सुमित ठाकुर, सम्राट कुमार, सुशांत झा, फाइन। बदला इज बैक, ए बदला इज बैक, क्लियर है? ये नाम बदल अपना, बदला इज बैक। आयुषी पांडे, क्लियर? क्रिपिंग मतलब होता है रेंगना, जो सांप होता है सांप, क्रिपिंग देखा है, रेंगते हुए चलता है, क्रिपिंग। गैलपिंग मतलब होता है उछलना, ट्रॉटिंग मतलब लाइक आराम आराम से चलना, ओके। ट्रॉटिंग, गैरजल लाइक रनिंग, वॉक करना, ट्रॉटिंग। गैलपिंग मतलब घोड़े की चाल, देखिए घोड़े की चाल, उछलता है, दिस इज व्हाट गैलपिंग इन्फ्लेशन, ओके, गैलपिंग। हाइपर गोस आउट ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन, ओके। आज का सेशन थोड़ा छोटा मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मुझे इन्फ्लेशन की सीरीज को यहीं रोकना है। नेक्स्ट क्लास से बजट स्टार्ट करते, बजट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ओके। आज तुम बाकी करंट अफेयर्स है उस पर फोकस कर लो, जो पीछे का बचा हुआ है उस पर फोकस कर लो। मैं सारी क्लासेस आप लोगों की रीनेम करा देता हूं। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो बजट की होने वाली है, उसके बाद 2 क्लासेस बजट कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम लोग का मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आज का फिनिश, आज के लिए हम लोग छोटा सेशन रख रहे हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी बजट की होने वाली, डे आफ्टर टुमारो हम लोग बजट पढ़ने जा रहे हैं। बजट का कॉन्सेप्चुअल पार्ट पढ़ेंगे। अड्डा बॉट स्टडी आईक्यू फॉर 140 करोड़ कैश डील, हाँ मेरे भाई लिख लेना, करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, ठीक है। खरीद लिया है। इन्फ्लेशन ओवर, ठीक है। चलो दोस्तों, राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।